मायके पहुंची बेटी ने तो देखी माँ की ऐसी हालत, तो खोला बेटा बहू का कच्चा चीठा। 65 साल के जगदीश बाबू अपने बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहे थे। तभी बाजू में उनकी तरफ पीठ करके सोई अपनी पत्नी जानकी जी की तरफ मुड़ कर देखा। जानकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है आप कब से जगे हुए हैं। इतनी जल्दी जागने की आपकी तो पुरानी आदत है। क्यों इतना चिंता करते रहते हैं? अब तो सभी बच्चे अपने अपने परिवार के साथ खुश हैं। हम लोग तो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके भविष्य को संवारने में गुजार चुके। अब जो भी बची खुची जिंदगी है चैन से बिताइए। ठीक है धर्मपत्नी जी, अब जो भी समय हमारे पास बचा है वो आपके नाम है। जानकी जी मुस्कुराते हुए बोली, कहिए तो चाय बना दूं? जगदीश बाबू भी मुस्कुरा पड़े और सीधे बैठते हुए बोले, हाँ, अब जब आप भी जाग ही गई हो तो गर्मा गर्म चाय हो ही जाए। वैसे आज मौसम भी कुछ साफ लग रहा है तो सोचता हूँ थोड़ा टहल कर आऊँ। ठीक है, मैं अभी चाय बनाती हूँ। बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, हम दोनों के लिए ही चाय बनाती हूँ। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, फिर टहलने जाइएगा, वरना आप दिन भर उखड़े उखड़े से रहेंगे। जानकी जी चाय बनाई और दोनों लोग बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। तभी जानकी जी कहती हैं, कभी कभी सोचकर घबरा जाती हूँ कि भगवान न करे हम दोनों में से किसी को कुछ भी हो, वरना एक दूसरे के बिना कैसे जिएंगे। बच्चे हमारे साथ हैं, कैसा व्यवहार करेंगे। तभी जगदीश बाबू बोलते हैं, तुम डरपोक के डरपोक ही रहोगी। शादी करके आई थी तब से ही डरती हो कि मुझे कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन आज तक हुआ क्या? जगदीश बाबू हंसने लगे। तभी जानकी जी उनके होठों पर हाथ रखते हुए बोली, परमात्मा न करे कि कुछ हो। अरे हमारे बच्चे इतने होनहार हैं, आज्ञाकारी हैं, ये लोग हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे और हमारी सेवा करेंगे। बेकार की चिंता करती रहती हो। अरे हमारे बच्चे हमें मेहनत करते हुए देखा है कि किस तरह से हम अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके उज्जवल भविष्य को संवारने में गुजार दिया। तभी जानकी जी कहती हैं, मैं तो उन दिनों को जब याद करती हूँ तो अभी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे आप दिन रात मेहनत करते थे, दिन में दुकान संभालते थे और रात को गार्ड की नौकरी भी किया करते थे, केवल अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करने की मशीन बनकर रह गए थे। न खाने की सुध न पहनने की। दोनों बेटियों की शादी अच्छे घराने में कर दी और बेटे की भी शादी उसके पसंद की लड़की से कर दी। अरे भाग्यवान, बीती बातों को याद करके अपने मन को क्यों अशांत करती हो? जो बीत गया सो बीत गया। अब मैं जा रहा हूँ टहलने, नहीं तो फिर से आपका प्रवचन शुरू हो जाएगा। जगदीश बाबू की बात सुनकर जानकी जी खिलखिला के हंस पड़ी। जब जगदीश बाबू मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो जानकी जी ने फिर से हिदायत दी, संभल के जाना। जगदीश बाबू ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी भाग्यवान, संभल कर ही जाऊंगा। अभी 2 कदम चलूंगा तो लोग दिख जाएंगे, अगर फिसला भी तो उठाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए। जगदीश बाबू हंसे और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। जानकी जी अपने घर में झाड़ू लगाने लगी। तभी उनके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और साथ में 4-5 लोग थे। उनमें से एक पड़ोस में रहने वाला लड़का अभय था, जो घबराया हुआ बोला, आंटी जी, अंकल जी वो अचानक से रास्ते में गिर गए हैं। जानकी जी घबरा गई और तेजी से गाड़ी के पास गई। जानकी जी जगदीश बाबू को देखते ही चिल्लाई। तब तक उनके बेटा बहू भी बाहर आ गए। बहू अपनी सास को संभालने लगी
और राहुल अपने पापा को लेकर अस्पताल चला गया। अस्पताल पहुंचने ही वाला था कि जगदीश बाबू ने दम तोड़ दिया। इधर जानकी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो जगदीश बाबू के मोह में क्यों फंसती जा रही है। जानकी जी सोच रही थी कि अभी तो थोड़ी देर पहले अच्छे खासे हंसते बोलते गए थे, फिर अचानक ये क्या हो गया उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी गाड़ी वापस लौट आई तो जानकी जी दौड़ते हुए अपने बेटे के पास गई और पूछने लगी, बेटा अपने पापा को क्यों लेकर आ गए? डॉक्टर ने क्या बोला? तुम्हारे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका बेटा राहुल अपनी माँ को गले से लगा लिया और बोला, माँ पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। उस दिन के बाद से जानकी जी को अपनी सुध नहीं रही। कुछ दिन तो बेटा बहू उनका अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे बहू सुमन अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। ससुर जी के जाते ही सुमन ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता के कपड़े की दुकान हड़प ली। लेकिन जाने से पहले जगदीश बाबू एक अच्छा काम करके गए थे। इसके बारे में बस दोनों बेटियों को ही पता था। एक शाम को जानकी जी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उनका पोता कुछ पकौड़े खाता हुआ आया और बोला, दादी आप भी खाओ ना, आज पता नहीं कितना समय गुजर गया सुमन जी को ऐसा खाना खाए हुए, शायद उन्हें खुद को भी याद नहीं। पकौड़े देखकर उनके मुंह में पानी तो आ गया, पर वो भी पकौड़े खाने से डर रही थी। उनका पोता बार बार कह रहा था, लो ना दादी एक तो ले लो। जानकी जी बार बार मना किए जा रही थी तो इस पर उनके मुंह में जबरदस्ती पकौड़े डाल दिया। उस पकौड़े के मुंह में जाते ही एक बड़ी तृप्ति की झलक दिखती है जानकी जी के चेहरे पर। वो आंखें बंद करके पकौड़े का स्वाद ले रही थी कि तभी उनकी बहू की चिल्लाने की आवाज़ आई, ए बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से छीन कर खाने की? अगर बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? जानकी जी रोते हुए बोली, बेटा मैंने नहीं छीना, वो तो ज़बरदस्ती खुद ही मेरे मुंह में डाल दिया। एक तो कब से मेरी छाती पर मूंग दाल दल रही हो, ऊपर से मेरे बनाए गए नियम भी तोड़ रही हो। आज जो हुआ फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा बुढ़िया, अब लो पकौड़े के स्वाद। सुमन का अपने सास के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर वह सुन्न पड़ गई। वहीं कुछ देर बैठी रही। करीब 1 घंटे बाद उनका पोता डरते डरते आया और अपनी दादी को पानी पिलाया, लेकिन उसे भी सुमन ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी वह कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जानकी जी बिना खाए पिए सो गईं। जगदीश बाबू के मरने के कुछ दिन बाद ही सुमन उनका सामान उनके कमरे से लेकर स्टोर रूम में रख दिया। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। वह उसी में पड़ी रहती थी और मच्छरों के साथ बातें करती रहती। उनका बेटा राहुल, जो कि बाजार में अपने पापा के बनाए हुए कपड़ों की दुकान को चलाता था, न जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता था, पर कभी अपनी माँ से उनका हाल चाल भी नहीं पूछता था। वहीं सुमन जानकी जी की तभी आवाभगत करती थी जब उसकी दोनों ननद वहाँ आती थी। उनके सामने वह जानकी जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियां जब अपने घर वापस चली जाती थी तो सारी सेवा सुमन सूद समेत वसूल करती थी। वो हमेशा सोचती थी कि बेटियों को सुमन और राहुल की असलियत बता दे, पर फिर यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं ऐसा करने से सुमन उसे इस घर से ही न निकाल दे।
फिर वो जाकर बेटियों के सर की बोझ बन जाएगी। वह तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित है। एक दिन सुबह जानकी जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी मंजू आने वाली है। जानकी जी बड़ी खुश हो जाती हैं। चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि मंजू 1 साल पहले आई थी। दोनों बेटियों के आने का खबर सुनकर जानकी जी बड़ी खुश थी। वहीं उनकी बहू सुमन गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धाम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब उनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को जहर ही दे दूं। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज का। दोनों बहनें जल्दी ही आ गई। अपने आने की खबर उसने पहले से अपने भाई भाभी को नहीं दिया, क्योंकि वह जल्दी जाकर सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही घर में कदम रखा तो अपनी माँ को इस हाल में स्टोर रूम में बैठी देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए और वह माँ को कहती है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे इसमें क्यों लेटी हो? बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम जैसे ही आओगी सबसे पहले मैं ही मिलूंगी। जानकी जी ने अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे पहले ही ट्रेन मिल गई थी। आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए पहले ही आ गई। पर इतनी दोपहर में इसमें आप क्यों बैठी हो? यहाँ तो पंखा भी नहीं है। चलो अंदर। यह कहकर मंजू जानकी जी के साथ अंदर जाती है। मंजू और जानकी जी को साथ देखकर सुमन सकपका जाती है और कहती है, अरे मंजू, तुम अभी कैसे? उनकी इस हरकत पर मंजू का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर दहक रहा था, लेकिन उसने मौके की नज़ाकत को समझा, क्योंकि वो जिस मकसद से यहाँ माँ के लिए आई थी वो उसे अभी नहीं खोलना चाहती थी। आखिर माँ की ज़िंदगी का सवाल था। मंजू बोली, हाँ भाभी, जल्दी के ट्रेन मिल गई। पर भाभी, इतनी गर्मी में माँ स्टोर रूम में लेटी है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सुमन लाचारी का मुंह बनाते हुए बोली, अरे मंजू, तुम जानती नहीं क्या अपनी माँ को? कितनी जिद्दी है, कभी किसी का कहना नहीं मानती। इन्हें तो मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। जब से पापा जी गए हैं बस अपनी ही मनमानी करती रहती है। हाँ भाभी, मुझे पता है आप कितना ख्याल रखती हैं माँ का। वो तो बस माँ ही है कि कभी कभी जिद पर अड़ जाती है, क्या करे। अब उम्र भी तो काफ़ी हो गई है ना। वो मैं बातों बातों में एक बात कहना भूल ही गई भाभी, कल दीदी भी आने वाली है। वो क्या है ना, जो पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर हर प्रॉपर्टी कर रखी है, अब हम चाहते हैं सब कुछ भैया के नाम कर दे। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की अभी भी उठा रहे हैं, तो फिर उनके जायदाद में भी उन्हीं का सारा हिस्सा होना चाहिए। मंजू ने सुमन को जाल में लपेटने की कोशिश करते हुए यह कहा, तो ये सुनकर सुमन के मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक झेलने का कुछ तो फायदा हुआ, सुमन ने मन में सोचा। इधर जानकी जी मंजू की बातों से दुखी हो जाती हैं और सोचती है, मेरी भोली बिटिया कितनी भोली है, काश अपनी माँ की आंखों को समझ पाती, वह मेरा दर्द समझ पाती और अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो कुछ कह नहीं सकती, अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में चले गए तो जानकी जी अपनी बेटी के पास गईं। तो मंजू बोली, आओ माँ, आज मेरे पास ही सो जाओ, यहाँ लेट जाओ, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ, मंजू ने कहा। मंजू ने जैसे ही अपनी माँ के पैरों को अपने गोद में लिया, उसमें अनगिनत दाग देखकर वो चौंक गई। पता तो उसे सब पहले से ही था,
लेकिन वो अपनी माँ के मुंह से सारी सच्चाई जानना चाहती थी और उसने पूछा, माँ ये सब क्या है, ये दाग कैसे? तो जानकी जी सब कुछ मंजू को बताने ही वाली थी, पर जब दाग के बारे में पूछा तो वो घबरा गई और बात को घुमा दिया और बोलने लगी, वो पता है बेटा, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है, कुछ खाने पीने की लापरवाही से हुआ होगा। तुम ये सब छोड़ो और मालिश पर ध्यान दो। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसलिए मंजू को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं। जानकी जी मंजू के बगल में गहरी नींद में सोई थी कि तभी बहू सुमन आकर उन्हें धीरे से जगाकर बाहर आने को कहती है। जानकी जी दबे पांव से सुमन के पीछे कमरे से बाहर चली जाती हैं। सुमन जानकी जी को रसोई में ले जाकर एक जोर का बेलन उनके कमर में जड़ते हुए बोली, बड़ी आराम फरमा रही है, और अगर तूने अपनी जुबान खोली तो बुढ़िया पता है ना तेरे साथ फिर मैं क्या करूँगी। एक बार यह तेरी बिटिया अपना हिस्सा छोड़ दे, उसके बाद तो उनके सामने ये सारे ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका यहाँ आना भी बंद कर दूँगी। जानकी जी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूँगी बहू, बस तू मुझे मारना मत। जानकी जी ने अपने दर्द को अपने सीने में ही दफन कर दिया। अक्सर जब बेटियां मायके आती हैं तो माँ और बेटी एक दूसरे से बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती, लेकिन यहाँ तो जानकी जी की हालत ऐसी थी कि वह अपना कोई भी दुख दर्द अपनी बेटी के साथ बांट ही नहीं पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन उनकी बड़ी बेटी घर पहुंची। बड़ी बेटी को देखते ही सुमन और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। शायद ये आज पहली बार हो रहा होगा कि नंदों के आने से सुमन इतनी खुश थी। अपनी बड़ी बेटी को देखकर पता नहीं जानकी जी को क्या हो गया। वो अपनी बेटी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उनका ये रोना देखकर दोनों बेटियां इतने दिनों बाद मिलने की खुशी के आंसू समझ बैठी क्यों रो रही थी। जानकी जी जानती थी कि इन सब के बाद सुमन उनसे और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर फिर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को उनकी बड़ी बेटी बोली, भैया कागजात तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वो कल लेकर आएंगे। अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे पापा ने कुछ सोच समझ कर ही ये सब किया होगा ना, जानकी जी ने हकलाते हुए कहा। उनको इतना कहते ही सुमन और राहुल बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें घूरने लगते हैं। मंजू कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, पर अब जब हम अपने अपने घर में रच बस गए हैं, फिर इन सब की हमें क्या ज़रूरत है। हमारी नंदों ने भी तो यही किया था। माता पिता अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, पर पता नहीं माँ बाप को बुढ़ापे में क्या हो जाता है, जो उन्हें सिर्फ अपना बेटों का कंधा ही इज्जत वाला लगता है। बेटियों के कंधे या उनके घर सब तो पराये हो जाता है। इससे पहले मंजू आगे कुछ कह पाती, उसकी बड़ी बहन ने उसके हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, और इधर मंजू की अतरंगी बात से सभी हैरान हो गए। एक तरफ तो ये अभी ये कह रही थी कि पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया, और फिर अभी कह रही है कि बुढ़ापे में माता पिता सिर्फ बेटों का कंधा ही तलाशते हैं। सुमन सकपकाते हुए बोली, क्या मतलब दीदी आपके कहने का? बात को पलटते हुए बोली, भाभी पकौड़े बना दो ना, पनीर के पकौड़े माँ को भी बहुत पसंद है। अरे नहीं मंजू, माँ जी को पनीर नहीं पचती, तुम लोगों के लिए बना देती हूँ, सुमन ने कहा। नहीं भाभी कुछ नहीं होगा, माँ भी खाएगी
और अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर और दवा किस लिए है? क्यों माँ, क्या कहती हो? बेटी ने कहा। जानकी जी तो कुछ नहीं कहती, पर उन्हें पता था कि इस बात पर सुमन कितने गुस्से में होगी। अगली सुबह दोनों बहनों ने सुमन से कहा, भाभी, हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसलिए इस बार तो हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके ही जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। सुमन को दोनों बहनों की बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया। उनके बाजार जाते ही सुमन को पूरा मौका मिल जाता है जानकी जी पर अपनी भड़ास निकालने का। वो जानकी जी के पास पनीर का एक टुकड़ा लेकर गई और कहा, ये ले बुढ़िया, पनीर के पकौड़े खाने थे ना तुझे, देख कितना बड़ा पनीर लाई हूँ तेरे लिए, और भी कुछ है? इसके बाद ये कहकर वो लाल मिर्च का पाउडर उस पनीर के टुकड़े में लगा देती है और कहती है, अब खा इसे। नहीं बहू, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती, मैंने नहीं कहा था पकौड़े के लिए, वो तो उन दोनों ने कहा था, तो तूने मना भी तो नहीं किया ना। सोचा होगा इसी बहाने थोड़ा जीभ को भी स्वाद दे दूंगी। अब इस जीभ पर ऐसा स्वाद लगाऊंगी कि आगे से जब भी कुछ खाने का सोचा, ये स्वाद सबसे पहले याद आएगी। और अब तो तुम्हारी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुम्हें बचाएगी। सुमन ने कहा, बहू, एक बार तुमने मुझे ज़बरदस्ती खराब खाना खिलाया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार रही, और अब इतनी मिर्ची से कहीं मैं मर ही ना जाऊं। मर जाऊं तो फिर भी चलेगा, पर कहीं जो बच गई तो बहुत तड़पूंगी। बहू, ऐसा जुल्म मत करो, तुम मुझे जहर लाकर दे दो, मैं वो खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुम लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज़ मुझ पर ये अत्याचार मत करो। आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ? जानकी जी ने कहा। तभी सुमन बोली, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर ये सब करके मुझे जेल नहीं जाना। और वैसे भी बुढ़िया, तू और कितने दिन जिएगी, पर जितना दिन भी जिएगी मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू खुद ही मर जाएगी। सुमन ने आंखें दिखाकर कहा और वो पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती जानकी जी के मुंह में घुसेड़ने लगी। तभी पीछे से उनकी दोनों बेटियों ने आकर सुमन को धक्का देकर एक जोरदार तमाचा लगाकर जानकी जी से दूर कर देती है, और मंजू लगातार कई चाटे सुमन को मारती चली जाती है। सुमन गुस्से में कहती है, ये क्या कर रही हो? मंजू तभी गुस्से में कहा, क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो मैं आपको जो सज़ा दी जाए वो कम है। तब तक पीछे से राहुल भी आ जाता है। वहाँ का शोर शराबा सुनकर उसका कारण पूछता है। सुमन तुरंत कहती है, देखिए जी, आज वो छोटी होकर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या यही संस्कार सिखाया है आप लोगों ने? मैंने क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, और आज ये मुझ पर हाथ उठा रही है। तभी राहुल चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है मंजू, तुम लोग ये सब करने आई हो क्या यहाँ? अब से यह घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा और सुमन का हुक्म चलेगा, और हम चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ अब कभी मत आना। जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो जी, आप हमारा घर? सुमन ने आश्चर्य होकर पूछा। हाँ सुमन, यह घर अब मेरा है। अभी अभी मेरे दुकान पर ये लोग वकील को लेकर पहुँचे थे मुझसे दस्तखत करवाने। इन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ना ही तुम्हें उनकी चापलूसी करने की ज़रूरत है, और ना ही इस बुढ़िया को सताने से कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वो इसे अपने साथ ले जाए। राहुल ने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अब तो मैं इसे अपने सारे मेहनत का गिन गिन कर हिसाब लूँगी,
पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इन लोगों ने आपके दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाया और मुझे बाजार का कह कर गई थी। सुमन ने कहा। इस बात पर मंजू और उसकी बहन जोर से हंस पड़ती है और फिर मंजू बोली, जो भी कहो भाई, भाभी आपका दिमाग सच में भैया से तेज है, इसलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत करवाया, वरना आपकी मौजूदगी में यह प्लान कामयाब नहीं हो पाता। तभी मंजू बोलती है, दीदी हम लोगों को तो एक्टर होना चाहिए, क्या खूब एक्टिंग की है हम लोगों ने। जब गोलू पकौड़े खाता माँ के पास बैठा और उन्हें ज़बरदस्ती पकौड़े खिलाए, उससे पहले ही भाभी की मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। शायद इसलिए गोलू ने मुझे गलती से फ़ोन मिला दिया होगा जब वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था। ये गोलू की गलती थी या भगवान की कोई लीला, यह तो कह नहीं सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक पकौड़े खाने के लिए डांट लगा रही थी, मैं सब कुछ सुन लिया और समझ लिया। मुझे उसी दिन यह भी पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करती हैं। फिर मैं तुरंत दीदी से बात की और यह प्लान बनाया कि किस तरह से आपको सबक सिखाया जाए। मंजू ने कहा, हम चाहते तो तभी आकर तुम लोगों को औकात दिखा सकते थे, पर उसमें वह मज़ा नहीं आता। वो आज आया। भैया तुम्हें क्या लगा अचानक से जाकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ दी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीनकर माँ के नाम पर कर दे, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उस दिन की बात और मारपीट का बात मंजू के फ़ोन में रिकॉर्ड है और आज की मारपीट और वीडियो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, जो तुम लोगों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। और उसकी बड़ी बहन जब बाजार गई थी तो तभी एक कैमरा वो घर के एक कोने में लगा कर गई थी। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके जाते ही सुमन माँ के साथ फिर से ज्यादती करेगी। क्या सच में ये लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठा पाएंगे? जानकी जी ने नम आंखों से अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, अब आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से भी छुआ तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे। जानकी जी बोली, जानती है बेटा, जब ये मारती है ना, 2 दिन तक मैं उठ भी नहीं पाती, कभी तो उल्टी भी होने लगती है। यह कहकर जानकी जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। माँ, आपको ये सब चीज़ पहले बताना चाहिए कि आप पर इतना अत्याचार हो रहा है। आप इतना अत्याचार क्यों सहती रही? मंजू ने कहा। तभी जानकी जी डरती हुई बोली, बेटा डर लगता था इसके मार से, इसे तो फिर भी सह लेती, पर राहुल जब मारता था ना, तो मुझे अपने हड्डियों की चटकने की आवाज़ भी कान में सुनाई देती थी। पर पता नहीं बेटा, इतना सहकर भी आज तक जिंदा हूँ। ये मेरे पिछले जन्मों के पाप की सज़ा समझकर भुगत रही थी। बेटा, कोई भी बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी उनकी दोनों बेटियों ने कहा, नहीं माँ, अत्याचार करने वाला से ज़्यादा बड़ा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है, इसलिए कभी भी अत्याचार नहीं सहना चाहिए। तभी डोर बेल बजी। सुमन ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखते ही दोनों बहनों ने बोला, सर ले जाइए इन कपूतों को, जीते जी अपने माँ को मार डाला, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करिएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।